Nurturing excellence. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अबेकस एकेडमी यूट्यूब चैनल अगेन। जो हमारी सीरीज चल रही थी यूनिवर्स की ज्योग्राफी की, उसको हम आगे कंप्लीट करते हैं। कल हमने देखा बिग बैंग थ्योरी के बारे में। इसके अलावा हमने देखा यूनिवर्स क्या होता है, एस्ट्रॉइड्स क्या होते हैं, मीटियोर्स क्या होते हैं, कोमेट क्या होते हैं, कॉन्स्टेलेशन क्या होता है। इनके अलावा 4-5 थ्योरी जिसमें कोपरनिकस, केपलर, हबल और टॉलेमी, इन्होंने क्या क्या थ्योरीज दी थी उनको हमने स्टडी कर लिया। अब उसके आगे चलते हैं, लेट्स मूव फर्दर। तो उसी सीरीज में आगे अब हम देखो इसको ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं करेंगे। अगर 6th और 9th के सैनिक स्कूल एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से अगर इसको हम चेक करें तो सुपरफिशियली डेटा हमको पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप अलग से बुक्स इनको फॉलो करके इनको डीपली स्टडी कर सकते हो। बाकी ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है अगर आप पढ़ना चाहो तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। देखो सोलर सिस्टम, नाम से पता चल रहा है सोलर वर्ड रेफर करता है सन को, ठीक है। यानी अब हम जो भी सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, मोस्टली मेनली सन से रिलेटेड, यानी सन की फैमिली। सन की फैमिली में कौन कौन आता है, ठीक है, और सन कैसे हम सबको मॉनिटर करता है। और उसको सोलर सिस्टम ही क्यों बोला हमने, अर्थ सिस्टम क्यों नहीं बोला हमने, सोलर सिस्टम क्यों बोला उस फैमिली को, यानी इसका मेन लीडर सन है। ये हमको कैसे पता चला, तो इसी चीज़ को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट ये है कि देखो आपको दिख भी रहा होगा कि सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व किस चीज़ के अराउंड कर रहे हैं, सन के, ठीक है। जुपिटर, सैटर्न, अर्थ, मार्स, मर्क्यूरी, वीनस, एवरीबडी इज रोटेटिंग और रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो सन इज द सेंटर, हीलियो सेंटर, ठीक है, सन सेंटर है, इसलिए इसको हम सोलर सिस्टम बोलेंगे। सारे प्लेनेट अपनी अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं, सन भी अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। देखो इसके अलावा सब रिवॉल्व भी करते हैं। तो ये दो टाइप के मोशंस भी हमें पता है यहाँ पे, एक तो रिवोल्यूशन, एक रोटेशन। और ये सारे प्लेनेट किसके अराउंड रोटेट करते हैं, सन के अराउंड। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सोलर सिस्टम, ठीक है। इसमें कितने प्लेनेट है और इनकी जो इंपॉर्टेंट इनके फैक्चुअल डेटा है वो कौन कौन से हैं वो भी सारे हम पढ़ेंगे। तो मेन चीज़ इसको सोलर सिस्टम इसलिए बोला गया है क्योंकि सन है इसका सेंटर और उसके अराउंड हर एक प्लेनेट रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है। हर एक प्लेनेट अपने एक्सिस पे भी रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। इसलिए उस मोमेंट को अपने जगह पे रोटेट करना उसको हम बोलते हैं रोटेशन, और किसी दूसरी बॉडी के अराउंड रिवॉल्व करना उसको हम रिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। That is why this system is called solar system, because the center, the main point of this system is sun, ठीक है। Let's move further। तो देखो यहाँ दिख भी रहा है आपको कि ये तो है सन, और सन के ऑर्बिट करते हैं कौन, प्लैनेट्स। जैसे यहाँ विजिबल है जुपिटर, ठीक है, नेपच्यून, यूरेनस, ये तो नेपच्यून है, ठीक है। इसके अलावा हमें मार्स दिख रहा है, मरकरी, और ये सैटर्न। इसके अलावा भी और प्लेनेट इसके पीछे की साइड रह गए होंगे तो रोटेट करते हैं, और ये वो प्लेन है रोटेशन का, सॉरी रिवॉल्व करते हैं, और ये प्लेन है रिवोल्यूशन का, सब रिवॉल्व कर रहे हैं इसमें। ये एक अलग प्लेनेट है देखो जो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, इसका नाम है प्लूटो। एक्चुअली में ये प्लेनेट है नहीं, ये प्लेनेट था पहले, ये भी सन के अराउंड रोटेट करता था, ठीक है। अब इसको प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया, इसको क्या बोल दिया गया, ड्वार्फ प्लेनेट। तो ऐसा थोड़ी है कि पहले तो ये प्लेनेट था अब ये प्लेनेट नहीं है, नहीं, हमने डेफिनेशन चेंज कर दी, प्लेनेट की डेफिनेशन चेंज कर दी, तो ये उस कैटेगरीज में नहीं आ रहा, तो ये बाहर हो गया, ठीक है। तो ये भी वैसे जैसे इसका कोई फिजिकल फीचर चेंज थोड़ी हुआ है, ठीक है। अगर तुमको ये ऑर्बिट नहीं दिख रही तो मैं तुमको देखो दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। एक सेकेंड, हम देखो हम दूसरे ऊपर की तरफ से इसको अगर देखना स्टार्ट करते हैं तो ये देखो, ये जो प्लेनेट है
ये जो इनकी पाथ है, जो इनका पाथ हमें दिख रहा है, ये तो क्या है, पाथ को क्या बोलते हैं, जिस पाथ में कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। तो ये इन सब की ऑर्बिट है। इनमें बीच में तुम्हें ये भी दिख रहे होंगे, बीच में पार्टिकल्स है खूब सारे, छोटी छोटी रॉक्स है। एक्चुअली में तो बहुत बड़ी रॉक्स है, पर हमें पूरे सोलर सिस्टम के कंपेरिजन में देखें तो ये बहुत छोटा है, टाइनी पार्टिकल्स है। तो इनको बोलते हैं एस्टेरॉइड। ठीक है, ये यहाँ सबसे ज़्यादा मिलते हैं। एस्टेरॉइड तो वैसे हर जगह भी हो सकते हैं, कहीं भी जो रॉक्स टकरा गई है, टूट गई है, वो सब क्या है, एस्टेरॉइड है। लेकिन ये यहाँ प्रोमिनेंस में मिलते हैं, प्लेंटी ऑफ अमाउंट में यहाँ पे मिलते हैं। तो देखो ये कौन कौन सी ऑर्बिट के बीच में मिलते हैं। एक तो ऑर्बिट ये है, ये किसकी ऑर्बिट है, जुपिटर की। और इससे जस्ट पहले वाली ऑर्बिट ये कौन सी है, ये मार्स की ऑर्बिट है। ठीक है, तो ये मिलते हैं एस्टेरॉइड। जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो मार्स और जुपिटर के बीच में मिलता है, ये याद रखना। ठीक है, अब ये जो प्लूटो था उसको प्लेनेट हमने क्यों नहीं किया, उसको हमने प्लेनेट क्यों नहीं माना। तो लेट अस डिस्कस व्हाट इज प्लेनेट। फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इज प्लेनेट, किस चीज़ को प्लेनेट बोलेंगे। ठीक है, ये डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले। तो हमें प्लूटो की ऑटोमेटिक ही पता चल जाएगी कि क्यों उसको कैटेगरी से बाहर किया गया। तो देखो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि अ प्लैनेट इज ए सेलेस्टियल बॉडी इनसाइड द सोलर सिस्टम। दैट एक सेलेस्टियल बॉडी है इन सोलर सिस्टम में जो क्या क्या करे। फर्स्ट इज इन ऑर्बिट अराउंड द सन, वो सन के अराउंड ऑर्बिट होनी चाहिए, सन के अराउंड रिवॉल्व करनी चाहिए। सेकेंड, हैज सफिशिएंट मास फॉर इट्स सेल्फ ग्रेविटी सो दैट इट अज्यूम ए हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नियरली राउंड शेप। दूसरी चीज़, उसकी ग्रेविटी इतनी होनी चाहिए कि उसकी खुद की शेप कैसी हो गई हो, स्फेरिकल हो गई हो, नियरली राउंड हो गया हो। ठीक है, और थर्ड उसकी जो है हैज क्लियर द नेबरहुड अराउंड इट्स ऑर्बिट। अब इस चीज़ का इन तीनों बातों का मतलब क्या है। पहला कि वो किसी स्टार के अराउंड रिवॉल्व होनी चाहिए, पहली। तो प्लूटो भी रिवॉल्व करता है और ये बाकी के सारे प्लेनेट भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी को ये फुलफिल कर रहे हैं। दूसरी कैटेगरी क्या है प्लेनेट होने की, कि ये सारे के सारे क्या होनी चाहिए, इनकी इतनी इनफ ग्रेविटी होनी चाहिए जिससे क्या करे, ये स्फेरिकल शेप में आ जाए। ठीक है, एक रॉक की जैसे अनफॉर्म शेप में ना रहे, है ना, डिसफॉर्म शेप में। ठीक है, और तीसरी क्या होनी चाहिए कैटेगरी, कि इनकी जो ऑर्बिट है उसमें जो कुछ भी कचरा था, लाइक कचरा मतलब डेब्रिस, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एस्ट्रॉइड या फिर डस्ट पार्टिकल या फिर कोई दूसरे रॉकी पार्टिकल जो उसकी ऑर्बिट में बीच में आ रहे थे, उनको ग्रेविटेशन से इसने पुल कर लिया होगा और अपने अंदर गिरा लिया होगा। इससे उसकी पूरी ऑर्बिट क्या हो गई हो, क्लीन हो गई हो। या फिर इसकी ऑर्बिट ऐसी होनी चाहिए कि किसी दूसरे प्लेनेट की ऑर्बिट उसके बीच में ना आए। ठीक है, इस कैटेगरी को फुलफिल नहीं करता। इस थर्ड कैटेगरी को कौन, प्लूटो। प्लूटो अदर प्लेनेट्स की ऑर्बिट को काटता है। ठीक है, इससे कोलिजन होने का खतरा बना रहता है। ठीक है, इसलिए वो क्या रहता है, उसको हमने प्लेनेट की कैटेगरी से बाहर कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसी शेप में है, मतलब इसी क्रम में है। सन के सबसे नियरेस्ट प्लेनेट मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ। अर्थ सन से थर्ड नंबर पे है और फोर्थ नंबर पे मार्स, फिफ्थ नंबर पे जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस एंड नेपच्यून। तो फारदेस्ट प्लेनेट कौन हो गया, नेपच्यून। अगर नेपच्यून सन से सबसे ज़्यादा दूर है तो ये ठंडा रहेगा या गर्म, ऑब्वियसली सन की हीट यहाँ सबसे कम पहुँचेगी। और ये डिस्टेंस है ना, ये एकदम मेजर्ड में नहीं है। ठीक है, बस यहाँ पे मैंने आपको क्रम बताने के लिए जो सीक्वेंस है वो याद करवाने के लिए एक दूसरे डाला है। साइज भी एक दूसरे के रेशो में नहीं है, पर ये याद रखना, मर्क्यूरी वीनस, हम सन की तरफ से चल रहे हैं, मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स, और जुपिटर सैटर्न यूरेनस एंड नेपच्यून। और सबसे फारदेस्ट प्लैनेट नेपच्यून है, तो ये डेफिनेटली सबसे ठंडा होगा। ठीक है, अगर एक चीज़ नोट की होगी आपने तो देखो, मैं दिखाता हूँ। चलो हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। आगे चलते हैं हम इसी सीरीज में कि अब हम एक एक प्लेनेट को डिस्कस करेंगे कि कौन सा प्लेनेट है, उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें क्या क्या है। इसके अलावा कि कौन सा प्लेनेट सबसे ज़्यादा गर्म है, सबसे बड़ा कौन सा है, रिवोल्यूशन किसका फास्ट है, रोटेशन किसका फास्ट है, ये सारी चीज़ें हम अब डिस्कस करेंगे। तो देखो, जो चार प्लेनेट जो सन के बिल्कुल पास में है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं इनर प्लेनेट, क्योंकि ये सन के पास में है। ठीक है, दूसरा, इन दोनों के बीच में बेल्ट भी तो था, एक एस्टेरॉइड बेल्ट,
एस्टेरॉयड बेल्ट। तो जो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर की साइड है उन प्लैनेट्स को तो हमने बोल दिया इनर प्लैनेट, तो जो एस्टेरॉयड प्लैनेट के बाहर की साइड है उनको बोल दिया हमने आउटर प्लैनेट। तो जो इनर प्लैनेट है वो छोटे हैं कंपैरिजन में। पहली बात तो ये इनमें 4 चीजें आती है, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। दूसरा, इन सभी का सरफेस कैसा है? हार्ड है, ठीक है। हार्ड सरफेस होने के कारण इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। इनर प्लैनेट या फिर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। और ये बिल्कुल अर्थ के पास में है, ये बहुत दूर है अर्थ से, सॉरी ये बिल्कुल सन के पास में है और ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए इनको इनर प्लैनेट और इनको आउटर प्लैनेट बोलते हैं। इनकी साइज कंपेरेटिवली बहुत स्मॉल है, इनके कंपेयर में ये बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। और ये जाइंट्स है सोलर सिस्टम की, बहुत बड़े बड़े राक्षस है, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं बेचारे, ठीक है। और ये है हमारी आउटर प्लैनेट, ठीक है। आउटर प्लैनेट मतलब जो बाहर है, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। दीज प्लैनेट आर आल्सो कॉल्ड गैसियस प्लैनेट। अब देखो इनका जो सरफेस हमें दिख रहा है वो एक्चुअल में इनका एटमॉस्फेयर है, इनका सरफेस और भी अंदर है। ये जो ऊपर जो दिख रही है जो इनका सरफेस वो क्या है? गैसेस है जो इन पे प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? गैसियस, गैसियस प्लैनेट। बिकॉज दिस प्लैनेट डज नॉट हैव हार्ड सरफेस। जो सरफेस हमें हार्ड दिख रहा है बाहर से, वो सरफेस इनका हार्ड सरफेस नहीं है। एक्चुअल हार्ड सरफेस इज फार बीनीथ दी सरफेस वी सी। जो सरफेस हमें दिख रहा है उसके बहुत नीचे है हार्ड सरफेस, जबकि इनका जो सरफेस हमें दिख रहा है वही इनका हार्ड सरफेस है, इसलिए इनकी टेरिटोरियल वैल्यू है, ठीक है। इनकी टेरिटरी जो है वो हार्ड सरफेस हमें जो दिख रहा है वही है, जबकि इनका ऐसा नहीं है। इनकी गैसेस जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है वो हमें दिख रही है, इसलिए इनको गैसियस प्लैनेट, गैसियस जाइंट, आउटर प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक डिटेल थी। अब हम हमारे एग्जाम के हिसाब से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं एक एक प्लैनेट को। पहला है हमारा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। पहली बात तो सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट है वो कौन है? मर्क्यूरी। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे छोटा और सन के सबसे पास में जो प्लैनेट है वो कौन सा है? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी हैज नो सैटेलाइट। इसके पास कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है जो इसके अराउंड रिवॉल्व करे, ठीक है। इसका खुद का रोटेशन हमें दिख रहा है कितना स्लो है, ठीक है। दूसरा, मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, ओनली स्लाइटली लार्जर देन द अर्थ्स मून। अर्थ का जो मून है हमारा मून उससे थोड़ा सा बड़ा है, अब इसके साइज ये है, ठीक है। तीसरा, इट हैज द शॉर्टेस्ट ईयर डे। मर्क्यूरी हैज नो मून्स। ये तो दोबारा आ गई लाइन। तो पहली बात, 1 ईयर क्या होता है? 1 ईयर हमको पता है 365 डेज। हमने 365 ही क्यों डिसाइड किया? हमने 460 डेज क्यों डिसाइड नहीं किए ईयर में? हमने ऐसा क्यों नहीं कहा कि 15 डेज का एक ईयर होगा? वाई द 365 वैल्यू इज डिसाइडेड फॉर 1 ईयर? बिकॉज द अर्थ टेक 165 डेज टू कवर द ऑर्बिट ऑफ सन। अगर सन के चारों ओर ऑर्बिट करेगी अर्थ तो उसमें टाइम लगता है 365 डेज, अराउंड 365 डेज लगते हैं। और उस पूरी प्रोसेस को एक ऑर्बिट कंप्लीट करने को हमने 1 ईयर माना है, तो 1 ईयर ऑफ अर्थ। सिमिलरली अगर मर्क्यूरी सन के अराउंड रिवॉल्व करेगा तो वो मर्क्यूरी का 1 ईयर हो जाएगा। और मर्क्यूरी कितने 88 डेज में सन की एक रिवॉल्व, सन के चारों ओर एक बार रिवॉल्व कर लेता है। देखो जाहिर सी बात है, ये है सन और मर्क्यूरी है यहाँ से यहाँ आने में इसको जितना टाइम लगेगा उससे ज़्यादा टाइम लगेगा इस चीज़ को यहाँ से कवर करने में, क्योंकि ये सन से दूर हो गई। सन से दूरी बढ़ती जाएगी तो ये रिवोल्यूशन की डिस्टेंस भी बढ़ती जाएगी ना। तो अब सन से हम ज़्यादा से ज़्यादा दूर चलते जाएंगे तो जो भी प्लेनेट है उसका 1 ईयर बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसका रिवोल्यूशन की डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो रिवोल्यूशन का टाइम भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो जो मर्क्यूरी है वो 88 डेज में क्या कर लेता है? एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है। तो ये मर्क्यूरी का ईयर है। 1 ईयर ऑफ मर्क्यूरी कितने दिन का होता है? 88 डेज ऑफ अर्थ। अर्थ के 88 डेज के बराबर है। अब 1 डे की वैल्यू सबके लिए अलग अलग हो सकती है, ठीक है, क्योंकि 1 डे को हमने क्या किया है? अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है जितने टाइम में, उसको हमने 1 डे माना है। इसका कम ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। ये 24 घंटे की बजाय और कम टाइम में ही रोटेट कर लेता होगा ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। फर्स्ट थिंग, नो मून यानी नो सैटेलाइट है, इसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है।
दूसरी थिंग स्मॉलेस्ट है ये पूरे सोलर सिस्टम में। तीसरा ये नियरेस्ट टू द सन है और इसका ईयर 88 डेज का है, 88 अर्थ दिन है। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमने याद करेंगे इसके। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है इसी क्रम में नेक्स्ट आता है हमारा वीनस। देखो मर्क्यूरी ऐसे रोटेट कर रहा था ऐसे, जबकि वीनस ऐसे रोटेट कर रहा है। ठीक है, एक्चुअली में सारे प्लेनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, जबकि ये वीनस है और यूरेनस है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है। यानी अगर ये अर्थ से उल्टा रोटेट कर रहा है तो इसमें सनराइज ईस्ट में नहीं होता, इसमें वेस्ट में सनराइज होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट चलती है तो हमको लगता है कि सन ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है, जबकि एक्चुअली में क्या होता है अर्थ वेस्ट टू ईस्ट चल रही है। अब ये उसका उल्टा रोटेशन है। तो सोलर सिस्टम में 2 ही ऐसे प्लेनेट हैं जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, बाकी सारे के सारे प्लेनेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हम देते हैं। वीनस इज ऑफन कॉल्ड अर्थ ट्विन, क्योंकि इसकी डेंसिटी और इसकी साइज किसके बराबर है, अर्थ के बराबर, तो इसको अर्थ की जुड़वा बहन भी कहते हैं, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ। दूसरा 1 ईयर ऑफ वीनस ओनली अबाउट 225 डेज, इसका 1 ईयर उससे ज़्यादा होगा और अर्थ से कम होगा, क्योंकि अर्थ से पहले है ये। 225 डेज का इसका 1 ईयर होता है। तीसरा है, अब सोचने वाली बात क्या है कि अर्थ सन के सबसे पास में कौन था, मर्क्यूरी, लेकिन सबसे हॉट कौन है, वीनस है, जबकि ये दूसरे नंबर पे आता है। जो चीज़ सन के सबसे ज़्यादा पास में है वो सबसे ज़्यादा गर्म होनी चाहिए थी, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉट कौन सा है प्लेनेट, वीनस। क्यों, रीज़न क्या है कि जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है, CO2। ठीक है, अगर उसके वीनस के एटमॉस्फेयर में CO2 गैस ज़्यादा है, या फिर हम CO2 भी ना बोले तो यूँ बोल सकते हैं कि ऐसी गैस जो ग्रीन हाउस गैसेज, ऐसी गैस जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट करती है। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब है किसको ट्रैप कर लेना, हीट को, ऐसी चीज़ जो हीट को ट्रैप कर देती है, वापस बाहर नहीं जाने देती। तो ये इसका एटमॉस्फेयर है ना, वो एक्चुअल में क्या करता है, जब सन रेज आती है तो इसके सरफेस से टकरा के वापस बाहर जाती है, तो ये जो इसका एटमॉस्फेयर है इनको बाहर नहीं जाने देता, वापस उसी के अंदर भेज देता है। इसके कारण इसकी हॉटनेस बढ़ती जाती है, गर्म रहता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हॉट प्लेनेट कौन सा है, वीनस हॉटेस्ट प्लेनेट है ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट मेकिंग इन द हॉटेस्ट प्लेनेट। ठीक है, ठीक एटमॉस्फेयर, इसका एटमॉस्फेयर की लेयर बहुत ज़्यादा मोटी है। तीसरा, ये रोटेट बैकवर्ड करता है ऑन इट्स एक्सिस compared to the most planet in our solar system. This means the sun rises in the west and sets in the east, opposite to the what we see on Earth, उसके अपोजिट में है। दूसरा, इसके भी कोई सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शुक्र ग्रह है, और जो मर्क्यूरी था उसको क्या बोलते हैं, बुध ग्रह। थर्ड आती है हमारी प्यारी अर्थ। ठीक है, अर्थ का रोटेशन ऑब्वियसली वेस्ट टू ईस्ट है, अर्थ ऐसे रोटेट करती है जिसके कारण सनराइज किधर होता है, ईस्ट टू वेस्ट ऐसे लगता है। ठीक है, यही एक प्लेनेट है। पहली बात तो इसका एक डे 24 आवर का होता है, दूसरा इसका एक ईयर 365 का होता है, तीसरा एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, चौथा इसकी एक नेचुरल सैटेलाइट है जिसका नाम मून है, और हाँ, इसके बाद में हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा खासा थिक है, वो भी हीट को ट्रैप करता है, जिसके कारण प्लेनेट गर्म रहता है। अर्थ सन से इतनी दूरी पर होने के बाद में भी ठंडा नहीं हो पाता, क्योंकि इसके पास भी एक ऐसा एटमॉस्फेयर है जो हीट को ट्रैप करता है, जो लाइफ को पॉसिबल बनाता है। इसके अलावा इसका एटमॉस्फेयर हमें दूसरी भी हेल्प करता है कि जो मीटियोर्स आते हैं उसके एटमॉस्फेयर में क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं स्पेस स्ट्राइक करने की बजाय, और इसके एटमॉस्फेयर में 38% और 78% तो क्या है, नाइट्रोजन, 21% क्या है, ऑक्सीजन, एंड अदर 1% जो बची है वो अदर गैसेज। ठीक है, ये है अर्थ के बारे में। तो अर्थ के बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे अभी, हमें बाकी प्लेनेट के बारे में डिस्कस करके अल्टीमेटली फिर अर्थ पे ही आना है। इसका एटमॉस्फेयर को अलग डिस्कस करेंगे, हाइड्रोस्फीयर को अलग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक डिटेल है। इसके बाद में चलते हैं हम मार्स पे। तो मार्स हमारा नियरेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, ए डे ऑन अर्थ इज 24 आवर्स। ये तो सारी जग की सारी डिटेल किसकी आ गई, अर्थ की। तो मैं बता देता हूँ, मार्स एक ऐसा प्लेनेट है जो अर्थ के सबसे पास में है। दूसरा बहुत छोटा प्लेनेट है, अर्थ के बाद में आता है ये।
4th नंबर पे आता है। सन से चलेंगे तो अर्थ के बाद में आता है। ये पहला ऐसा प्लेनेट है जिस पे हमने इंटर प्लेनेटरी मिशंस भेजे हैं। इसके अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पे हमने मिशंस लैंड नहीं करवाए। हमने मतलब हम मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी ह्यूमैनिटी की बात कर रहा हूँ कि नासा का जो मिशन गया है वो मार्स पे लैंड कर चुका है। तो अगर हमने और इसके अलावा किसी दूसरे प्लेनेट पे हमने मिशन भी भेजे हैं तो सबसे पहले मंगल पे ही भेजे थे, क्योंकि अगर हम अर्थ से मार्स पे जाएंगे और अर्थ से इधर सन के पास वीनस पे जाएंगे तो लाइफ की पॉसिबिलिटी हमें मार्स पे ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वीनस तो बहुत ज़्यादा हॉट है। ठीक है, तो अब हम एक्सप्लोर किसको करना चाहेंगे, जहाँ पे सूटेबल एनवायरनमेंट हो। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा मार्स को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल लिखो। पहला, ये 4th नंबर का प्लेनेट है। दूसरा, इसकी जो क्रस्ट है उसमें आयरन ज़्यादा है, जिसके कारण इसका कलर कैसा होता है, रेड, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रेड प्लेनेट। थर्ड है कि ये पहला वो है प्लेनेट जिस पे लाइफ पॉसिबल लगती है हमें। ठीक है, इसके अलावा इसके 2 सैटेलाइट है। 4.2 नेचुरल सैटेलाइट है, फोबोस और डीमोस। ठीक है, ये 2 प्लैनेट्स है, 2 इसकी सैटेलाइट्स है, फोबोस और डीमोस। ठीक है, और इनमें से जो डीमोस है वो पूरे सोलर सिस्टम की सबसे छोटी सैटेलाइट है। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है, हमें आ जाती है आउटर प्लैनेट्स के बारे में बताने के लिए। उनमें सबसे पहला है जुपिटर। रोटेशन देख रहे हो कितना फास्ट रोटेट कर रहा है। ठीक है, अर्थ कितना स्लो रोटेट कर रही थी, मरकरी कितना स्लो रोटेट कर रहा था। तो सबसे फास्ट रोटेशन है वो किसका है, जुपिटर का। जुपिटर अपने ही एक्सिस पे यानी जहाँ वो खड़ा है उसी जगह पे बहुत तेज रोटेट करता है। ठीक है, इसका फास्टेस्ट रोटेशन है, इसका रोटेशन सबसे तेज है। पहली बात तो ये सबसे बड़ा प्लेनेट है हमें दिख रहा है और लार्जेस्ट इन सोलर सिस्टम। दूसरा, इसको गैस जाइंट बोलते हैं क्योंकि ये गैसियस प्लेनेट है। तीसरा, जो ये रिंग्स दिख रही है ना जो इसके सरफेस पे, एक्चुअली ये क्या है, स्टॉर्म्स है, तूफान चल रहे हैं इसके सतह पे बहुत तेज। इसकी जो साइज है वो ट्वाइस में से ऑल प्लेनेट कंबाइन, सारे प्लेनेट को कंबाइन करने के बाद में जो साइज बनेगी उससे डबल है इसकी साइज। ठीक है, तीसरा, इसके पास एक सैटेलाइट है, इसके पास वैसे बहुत सारे सैटेलाइट है पर जो एक सैटेलाइट है जिसका नाम है गैनेमेड, वो पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सैटेलाइट है। तो गैनेमेड सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सैटेलाइट, इसका रोटेशन बहुत फास्ट है। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द बिग ब्रदर ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल पुल। देखो, हमने ये देखा है कि ये अगर यहाँ सन है तो यहाँ मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स, और यहाँ है जुपिटर से, और सन मान लो इतना बड़ा है। ठीक है, तो कोई एस्ट्रॉइड यहाँ से अगर ऐसे आएगा और वो इन प्लेनेट में किसी पे भी स्ट्राइक करने वाला होगा मान लो, तो वो जब यहाँ से गुजरेगा तो ये जो कौन है, जुपिटर, उसका ग्रेविटेशन पुल, उसका ग्रेविटेशन फोर्स इतना ज़्यादा है कि वो यहाँ से किसी को गुजरने नहीं देगा और वो उसको अपने पे ही गिरा लेगा, पुल कर लेगा, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से उसको खींच लेगा। ठीक है, लेकिन कोई चीज़ दूर से जाएगी तो उसको खींच नहीं पाएगा, तो दूर से जाएगी तो अर्थ को भी हार्म नहीं कर सकती। ठीक है, अर्थ पे स्ट्राइक नहीं कर सकती। यानी अगर आउटर सोलर सिस्टम से, अगर कोई सोलर सिस्टम के बाहर से कोई भी ऐसा चीज़ या एस्ट्रॉइड या फिर मीटियोर जो अर्थ या फिर आसपास के इन छोटे प्लैनेट्स को स्ट्राइक करने के हिसाब से उसी डायरेक्शन में आ रहा होगा, मान लो वो अल्टीमेटली स्ट्राइक करें इन चीज़ों को, तो उनको स्ट्राइक नहीं करने देगा क्योंकि इसका ग्रेविटेशन पुल है, मैक्सिमम टाइम में उनको अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो ये इस कारण, इसमें ग्रेविटेशन पुल के कारण ये इन चारों छोटे भाइयों का बड़ा भाई है। ठीक है, जुपिटर के बारे में क्या पढ़ा, पहली चीज लार्जेस्ट प्लेनेट है, इसकी सैटेलाइट है वो भी लार्जेस्ट है। ठीक है, इसको बिग ब्रदर भी बोलते हैं, इसकी साइज औरों से डबल है, सारे प्लेनेट को कंबाइन करके उससे भी डबल है। और लास्ट क्या कि इसका रोटेशन अपनी जगह क्या है, सबसे फास्ट। इसका ईयर और भी ज़्यादा होगा, 365 से भी ज़्यादा, इसका लगभग 500 कुछ डेज का होगा ऐसे। इसके बाद में चलते हैं सैटर्न, द ब्यूटीफुल सैटर्न विद द 7 रिंग्स। इसके पास बहुत सारी रिंग्स हैं, उनमें से 7 हमने मान रखी है। तो जो रिंग दिख रही है एक्चुअल में ये एस्ट्रॉइड है जो इसके अराउंड घूम रहे हैं। एक्चुअल में ये इसकी सैटेलाइट्स ही हैं जो पूरी मैच्योर नहीं हो पाई है, जुड़ के एक सैटेलाइट कंबाइन नहीं हो पाई, बिखरी हुई सैटेलाइट्स है। मान लो एक सैटेलाइट टूट गई और उसके कचरा है जो डेब्रिस है वो उसके चारों अराउंड, उसके चारों तरफ घूम रहा है। ठीक है, एक्चुअली, और जो इसको बहुत ही ब्यूटीफुल बनाता है। इसके बाद में ये सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट है, सब इसकी कंसेंट्रिक रिंग्स है बहुत सारी।
सैटर्न है ना, वो पानी में क्या करेगा, फ्लोट करेगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, बहुत ज़्यादा कम है, पानी से भी कम है। तो अगर इसको पानी में डुबाया जाएगा तो ये डूबेगा भी नहीं, इतनी ज़्यादा ये कहा जाता है इसकी डेंसिटी के बारे में। इसके पास सबसे ज़्यादा मून है, ठीक है, और इसका एक मून है टाइटन, जिसका एटमॉस्फेयर कैसा है, अर्थ के जैसा। अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा मून कौन से प्लेनेट के पास है, यानी नेचुरल सैटेलाइट कौन से प्लेनेट के पास है, तो किसके पास है, ये सबसे ज़्यादा है सैटर्न के पास। पहले हुआ करती थी जुपिटर के पास, बाद में साइंटिस्ट ने और डिस्कवर किया तो पता चला कि जो ये है सैटर्न, इसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, ठीक है। इसके बाद में चलते हैं हम आगे वाले पे, ये है हमारा यूरेनस। यूरेनस के बारे में ये है कि जो इसका एक्सिस है ना, जो देखो ये कैसे रोटेट कर रहा है, तुमको पता है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ऐसे रोटेट कर रहा है, ये ऐसे रोटेट नहीं करता। इसका जो एक्सिस है वो ऐसे नहीं है, इसके चारों ओर ऐसे, ये ऐसे नहीं घूम रहा है, ये कैसे है, ऐसे घूम रहा है, सन की तरफ मुंह करके, ठीक है। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो इसमें दिन रात तो होंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसपे डे और नाइट परमानेंट है। दूसरा, इसका एक्सिस ऐसे नहीं होके ऐसे है, पूरा झुका हुआ है, ऐसे नहीं होके ऐसे झुका हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइन प्लेनेट, मतलब लेटा हुआ ग्रह, ऐसा प्लेनेट जो क्या है, लेटा हुआ है, ठीक है। इसका रोटेटिंग एक्सिस लीन टुवर्ड द रोटेशन प्लेन, जो रोटेशन प्लेन है ये वाला ऐसे रोटेट करता है, ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, सॉरी रिवॉल्यूशन जो प्लेन है, और उसके डायरेक्शन में ये क्या है, झुका हुआ है, ठीक है। इसके बाद में इसका कलर ग्रीनिश है, और ये भी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, लाइक वीनस, उल्टा रोटेट करता है, पर फर्क ही नहीं पड़ता इसमें वेस्ट या फिर ईस्ट सनराइज होता है, तो इसमें होता ही नहीं, इधर हमेशा सन की लाइट आती रहेगी और इधर कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि रोटेट होकर ये वाला सरफेस कभी भी इधर आता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद में हम लास्ट प्लेनेट पे चलते हैं, हमारे नेपच्यून। नेपच्यून क्या है, बिल्कुल ब्लूइश प्लेनेट है, इसका कलर ब्लू है। दूसरा, इसका भी रोटेशन वैसा ही है जो अर्थ का है। इसका कलर किसके कारण है ऐसा, मीथेन के कारण, क्योंकि इसमें मीथेन गैस बहुत ज़्यादा है। दूसरा, ये सबसे दूर है, तो ये क्या है, सबसे कोल्डेस्ट प्लेनेट है, क्योंकि सब अर्थ वो सन से सबसे ज़्यादा दूर होगा, तो यहाँ हीट बहुत ही कम पहुँचेगी, इसके कारण यहाँ आइस बहुत ज़्यादा है, और ये आइस प्लेनेट है। इसका एक फेमस मून है टाइटन, बहुत अच्छा बड़ा मून है, दिखने में दिख जाता है, ठीक है, अगर हम टेलीस्कोप से देखें इसे। तो ये है हमारी सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल्स। अब आगे चलें तो लास्ट एक और चीज़ बचती है हमारी, क्या कि एस्टेरॉयड बेल्ट। एस्टेरॉयड बेल्ट की आपने डिस्कस कर लिया, जो ये है, जो एस्टेरॉयड्स है ये किस किस के बीच में मिलते हैं, जुपिटर और मार्स के ऑर्बिट के बीच में, और ये सेपरेट करता है इन दोनों को, आउटर प्लेनेट को और इनर प्लेनेट को, ठीक है। और यहाँ पे मोस्ट ऑफ यूँ मान सकते हो कि ये कोई प्लेनेट हो सकता था, पर ये इनकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये कंबाइन होकर एक जगह आ जाए, ठीक है। तो ये टूटा हुआ प्लेनेट हो सकता है कोई सा, ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो इसके बाद में चलते हैं हम नेक्स्ट टाइप पे। ये है एस्टेरॉयड बेल्ट, कहाँ पे मिलता है, मार्स और जुपिटर की उसके बीच में। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, ऑब्वियसली मरकरी है, ठीक है। दूसरा है हमारा क्वेश्चन कि विच प्लेनेट फारदेस्ट फ्रॉम द सन, सन से सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून। इज द हॉटेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, मरकरी नहीं है, वीनस है, ठीक है। इज द लार्जेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, तो सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर है। विच ऑफ दीज इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम, जो सबसे दूर होगा, नेपच्यून। अरेंज द फॉलोइंग प्लेनेट इन द असेंडिंग ऑर्डर टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सबसे ज़्यादा दूर कौन होगा, सबसे पास में तो कौन सा होगा, देखो पहले नंबर पे जुपिटर नहीं है, वीनस नहीं है, मरकरी, मरकरी पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पे कौन है, वीनस। तीसरे नंबर पे कौन है, अर्थ। चौथे नंबर पे मार्स, और पांचवें नंबर पे जुपिटर। अब उसकी देखिए, अरेंज द फॉलोइंग प्लेनेट इन असेंडिंग ऑर्डर, डिस्टेंस बढ़ती जानी चाहिए, है ना। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या आएगा, थर्ड, फिर सेकेंड, फिर क्या आएगा, फिफ्थ, फिर हमारा फोर्थ, और फिर लास्ट में फर्स्ट। तो ये देखो ऑप्शन कहाँ बन रहा है, थर्ड सेकंड फिफ्थ, थर्ड सेकंड फिफ्थ फोर्थ फर्स्ट, तो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में हम आगे चले, द प्लेनेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून, सबसे ज़्यादा मून किसके पास है, हमने देखा था सबसे ज़्यादा नेचुरल सैटेलाइट है सैटर्न के पास में।
प्लेनेट विद नो मून्स, कौन से प्लेनेट जिनके पास मून नहीं है? तो हमने एक तो देखा था मार्स के पास तो 2 थे, फोबोस और डीमोस, तो मार्स फर्स्ट ऑप्शन कट, सेकंड ऑप्शन कट, मार्स थर्ड ऑप्शन पे कट। मर्क्यूरी और वीनस के पास कोई भी मून नहीं है, ये हमें पता है। फोबोस एंड डीमोस आर द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लेनेट, हमने देखा था मार्स के हैं ये। गैनीमेड इज द बिगेस्ट मून इन आवर सोलर सिस्टम, सबसे बड़ी नेचुरल सैटेलाइट है गैनीमेड। वो बिलोंग टू विच प्लेनेट, कौन सा प्लेनेट की है? कौन सा प्लेनेट की है ये? जुपिटर। विच प्लेनेट इज कॉल्ड द इवनिंग और मॉर्निंग स्टार, हाँ ये बात बताना मैं भूल गया आपको, तो ये यहीं बता देते हैं। अच्छी बात है, क्वेश्चन डालते हैं तो कुछ चीज़ें कवर हो जाती है। तो देखो, हम जब अर्थ से शाम को सबसे पहले जो तारा हमको दिखने लगता है, जो स्टार सबसे पहले विजिबल होता है, वो बहुत ही ब्राइट स्टार होता है, ठीक है। और एक्चुअल में वो स्टार भी नहीं है, वो कौन सा प्लेनेट है? वीनस। हम इसको बोल तो देते हैं कि ये स्टार है। तो ये जो ब्राइटेस्ट स्टार, जो तुम आज शाम को जाके देखना, शाम जैसे ही होगी, जो सबसे पहला तारा इधर वेस्ट साइड में जो तुमको दिखेगा वो है वीनस। एक्चुअल में वो प्लेनेट है, स्टार नहीं है। और मॉर्निंग में भी सबसे ब्राइट यही दिखता है, लास्ट तक यही दिखता है, और सबसे पहले शाम को यही दिखता है। तो इसलिए वीनस को हम क्या बोलते हैं? इवनिंग और मॉर्निंग स्टार। एक्चुअली हम बोलते नहीं है, पुराने टाइम पे जिसको मॉर्निंग और इवनिंग स्टार बोला जाता था, बाद में पता चला ये स्टार नहीं है, वो वीनस है। तो किसको बोला जाता था इवनिंग और मॉर्निंग स्टार? याद रखना, वीनस को। इसके बाद में सैटेलाइट कौन सी है ऐसी जिसका एटमॉस्फेयर अर्थ के जैसा है? तो टाइटन, ठीक है, जो कि किसका था? सैटर्न का। तो ये हमारी क्लास आज की यहीं कंप्लीट करते हैं, ठीक है। और इन चीज़ों को कंटिन्यूसली अपन डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।